यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? आज का बेटा जो है टॉपिक है हमारा अतीत में दबे पांव। लेसन बच्चों जो हमारा हो चुका था ऑफलाइन क्लासेस में ही। इसके प्रश्न उत्तर देखिए आप। अतीत में दबे पांव, जैसा कि आपको पता है कि जो ये पाठ है बेटा किससे संबंधित है? हमारी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से संबंधित है ये पाठ। तो क्वेश्चन जो है इसके, पहला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उससे उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, बहुत मतलब एक रिच, एक अमीर सभ्यता आप इसको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें दिखावा क्यों नहीं था? भव्यता का जो आडंबर था, आडंबर होता है दिखावा, वो क्यों नहीं था उसके अंदर? किन चीजों को देखकर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी सिंधु सभ्यता में आडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? मतलब क्या उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था? कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना, भव्यता का मतलब है अपने आप को बेस्ट दिखाना, तो ये चीजें सिंधु सभ्यता के अंदर नहीं थी। तो क्यों, ये भी क्वेश्चन हो सकता है बेटा इसका। अतीत में दबे पांव को लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस आधार पर लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है? क्यों कहा जाता है लो प्रोफाइल सभ्यता? तो लेखक है ओम थानवी बेटा। पाठ का नाम है क्या? अतीत में दबे पांव। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? दिखावा नहीं था। लेखक ओम थानवी ने अपनी यात्रा के समय जब सिंधु सभ्यता से जुड़े दो महानगरों, सिंधु सभ्यता के दो महानगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्या थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के दो महानगर थे। जैसे आजकल हमारे दिल्ली और मुंबई हैं, तो वैसे ही सिंधु सभ्यता के जो दो नगर थे बेटा, वो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा महानगर उस समय। तो वहां के जो घर अगर हम देखें, गलियां, सड़कें, खुदाई में जो हमें मिला है, तो उससे यदि उससे जुड़े हुए सामान को हम देखें तो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर सिंधु सभ्यता के साथ विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना की जाए तो सिंधु सभ्यता साधन संपन्न सभ्यता थी। अगर हम उस समय की सभ्यता से, जैसे मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो यदि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की यदि तुलना हम उसकी समकालीन सभ्यताओं से करें तो हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उनसे बेस्ट थी, अच्छी थी, हर क्राइटेरिया से बढ़िया थी। क्यों? इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? इन उदाहरणों के द्वारा बेटा हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से बहुत अच्छी सभ्यता थी, बहुत साधन संपन्न सभ्यता थी। देखिए क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो स्थित एक छोटा सा संग्रहालय देखने गए तो उन्हें वहां एक अलग बात अनुभव की हुई। जब ओम थानवी जी जो है एक संग्रहालय वहां देखने जाते हैं जहां उस हथियार और औजार खुदाई से निकले हुए रखे हुए थे सिंधु सभ्यता के, तो उन्होंने महसूस हुआ उनको कि इस संग्रहालय में औजार तो हैं परंतु हथियार कोई नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो संग्रहालय है जहां खुदाई से प्राप्त वस्तुएं रखी हुई थी, उनमें ओम थानवी जी ने देखा कि औजार तो बहुत हैं लेकिन हथियार वहां कोई नहीं थे। मतलब हिंसक कार्य करने के लिए जो हथियार होते हैं वो वहां पर नहीं थे। तो अगर सिंधु से लेकर हरियाणा तक खुदाई में मिले अवशेषों पर गौर किया जाए तो हथियार कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक प्रत्येक राजा के पास हथियारों की एक बड़ी खेप होती है, परंतु यहाँ हथियार नाम की कोई चीज नहीं है। कहाँ? सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो चीजें मिली हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, उनमें क्या है बेटा? औजार तो मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले।
पुरातात्विक विद्वानों के लिए यह बड़ा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके क्या रहे होंगे। यहाँ की सभ्यता में अनुशासन तो है, परंतु किसी सत्ता के बल द्वारा नहीं। यह अनुशासन वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरे, ठप्पे, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता में देखी जा सकती है। तो देखिए बेटा, हम देखते हैं कि पहला क्या है। पहला हम क्या उदाहरण दे सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो संग्रहालय देखा ओम थानवी जी ने, तो वहां पर औजार मिले, हथियार नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि वहां के जो लोग थे वो अनुशासित थे, लेकिन वो किसी सत्ता के बल पर अनुशासित नहीं थे, वे आत्म अनुशासित थे। आत्म अनुशासित मतलब स्वयं ही, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, जल जो है कम प्रयोग करना है, जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करना है, या हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार बनाना है। तो इस प्रकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, वो लोग आत्म अनुशासित थे। तो इससे पता चलता है कि वहां दिखावा नाम की उस सभ्यता में कोई चीज नहीं थी। फिर क्या है तीसरा कारण बेटा, क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि वहां दिखावा नहीं था सिंधु सभ्यता में? तो तीसरा है कि वहां बड़े बड़े सुंदर महल, पूजा स्थल, भव्य मूर्तियां, पिरामिड और मंदिर मंदिर मिले हैं। राजाओं और धर्माचार्यों की समाधियां भी दूसरी सभ्यताओं में भरपूर हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी नावें मिली हैं। तो दूसरा क्या है कि दूसरी सभ्यताओं में जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े सुंदर महल दिखाई देते हैं राजा के, या पूजा स्थल दिखाई देते हैं, लेकिन इस सभ्यता में ऐसा कुछ दिखावे आडंबर पूर्ण चीजें दिखाई नहीं देती। सांस्कृतिक धरातल पर यह तथ्य सामने आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग प्रकार की सभ्यता थी, बिल्कुल नेचुरल, स्वाभाविक, साधारण जीवन शैली पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता, कृत्रिमता क्या होती है? आर्टिफिशियल। भाई कृत्रिम क्या होता है? आर्टिफिशियल। कि वहां दिखावा जो है देश मात्र भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जबकि अन्य सभ्यता हमें मालूम है। अब देखिए इस प्रकार के पूजा स्थल हैं, भव्य मूर्तियां हैं, पिरामिड हैं, तो वो बाकी सभ्यताओं में बहुत ऐसी चीजें मिली हैं दिखावे की, लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसे दिखावे की चीजें कुछ भी नहीं मिली हैं। यानी कि राजधर्म और जो है धर्म तंत्र की ताकत दिखाने वाले यहाँ कोई प्रमाण नहीं मिले हैं सिंधु सभ्यता में। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता संपन्न थी। भाई वहां के जो लोग थे वो बिल्कुल साधन संपन्न थे, लेकिन उनमें दिखावा जो है, आडंबर बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए इसे लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता भी कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन था बेटा हमारा कि सिंधु सभ्यता जो है साधन संपन्न थी और उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, तो आप किस प्रकार जो है इस बात को सिद्ध कर सकती हो? तो पहला मैंने बताया कि जो वहां पर संग्रहालय था, जहां पर सिंधु घाटी की खुदाई से जो सामान मिला था वो रखा हुआ था, उसमें जो है औजार मिले हैं, हथियार नहीं। और दूसरा क्या है कि वहां पर जो था साफ सफाई की व्यवस्था या जो भी व्यवस्था थी, वो जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो आत्म अनुशासित थे, किसी शक्ति के बल पर अनुशासित नहीं थे। उनको पता था कि हमें कैसे जो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। वो चाहे उनकी नगर योजना से, उनकी वास्तुकला से, या उनकी जल व्यवस्था से, साफ सफाई से, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि वो लोग आत्म अनुशासित थे सिंधु सभ्यता के। और तीसरा क्या है कि वहां पर बड़े बड़े राजा, मतलब राजतंत्र और धर्मतंत्र वहां पर
राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत वहां दिखाई नहीं देती। राजतंत्र की और धर्मतंत्र की ताकत के वहां कोई प्रमाण नहीं मिले। ना राजाओं के कहीं बड़े बड़े महल दिखाई देते हैं और ना ही कहीं पूजा स्थल, भव्य मूर्तियां या सुंदर मंदिर इस प्रकार के या पिरामिड वहां दिखाई नहीं देते। तो ये तीन मैंने आपको कारण बताए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो है दिखावा लेश मात्र भी नहीं था, लेश मात्र बिल्कुल भी नहीं था। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए पहले प्रश्न समझिए बेटा। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। जो सिंधु सभ्यता में चारों ओर जो सौंदर्य था वो राज पोषित न होकर, ना तो राजाओं के द्वारा बाधित थे लोग कि भाई वो सिंधु का सौंदर्य बनाए रखे सिंधु घाटी का, और ना ही किसी धर्मतंत्र से उन पर दबाव था। यानी कि बिना ही दबाव के वो लोग आत्म अनुशासित थे। कि जो सौंदर्य था सिंधु घाटी सभ्यता का वो क्या था, वो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। क्यों था बेटा? कि सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था बेटा वो क्या था? पशुपालन और कृषि। क्या था? पशुपालन और कृषि था। वे पशुओं के साथ सहज जीवन जीते थे। खुदाई से मिट्टी की एक बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी किसी भी समाज की सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है जिसमें भव्यता और आडंबर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सिंधु सभ्यता में घरों के खंडहरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आकार में छोटे और साधारण परिवेश से मेल खाते हैं। कि जो अगर हम घरों को भी देखें, जो खंडहर हमें मिले हैं, अवशेष, जो घरों के टूटे फूटे घरों के जो अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, यदि हम उनको भी देखकर अनुमान लगाएं, अंदाजा लगाएं, तो हमें पता चलता है कि ये आकार में छोटे हैं और बिल्कुल मतलब साधारण सामान्य परिवार से मेल खाते हैं। ये नहीं कोठी बंगले हैं। 2 मंजिला इमारतों की भी वहां कल्पना की गई है कि यहाँ 2 मंजिला इमारतें भी बनाई गई थी, परंतु बहुमंजिला महल और भव्य इमारतें भी होंगी ऐसा अनुमान यहाँ नहीं लगाया जा सकता। बर्तनों और मृद भांडों को देखकर भी कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में खान पान भी साधारण बर्तनों, खान पान के लिए भी साधारण का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में औजारों का प्रयोग तो है परंतु हथियारों का प्रयोग कहीं भी नहीं मिलता। वे लोग अनुशासन प्रिय थे, डिसिप्लिन में रहते थे, परंतु यह अनुशासन किसी ताकत या बल के द्वारा कायम नहीं किया गया था, बल्कि लोग अपने मन और कर्म से ही अनुशासन प्रिय थे। अब ये नहीं, यदि दबाव से देखिए, मान लीजिए आप दबाव से अनुशासित होते हैं तो थोड़े समय के लिए, जब तक आप पर दबाव है तब तक आप अनुशासित रहेंगे और फिर दोबारा जो है अपनी मन मर्जी से फिर जो है अनुशासन को भंग कर देंगे। लेकिन यदि आप आत्म अनुशासित हैं, हाँ हमने पढ़ना है, हाँ हमने कुछ करना है, यदि आपने अपने लक्ष्य के अनुसार अपने आप को अनुशासित कर लिया है तो आप आत्म अनुशासित हैं और आप उसके अनुसार यदि पढ़ेंगे करेंगे तो आपका जो है लक्ष्य आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। उसी प्रकार जो है, जो मोहनजोदड़ो के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो, वो क्या थे? वो आत्म अनुशासित थे। ना कोई राजा उनको कहता था कि साफ सफाई रखो या नगर योजना या इस प्रकार का कोई या लड़ाई झगड़े का कोई इशू वहां पर नहीं था। तो जो उनकी विशेषता है किनकी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, वो है उनका आत्म अनुशासित होना। लोग अपने मन और कर्म से ही वहां अनुशासन प्रिय थे। बड़े मंदिरों, देवी देवताओं की बड़ी मूर्तियों के अवशेष वहां पर नहीं मिले। अगर सिंधु सभ्यता से जुड़े लोग धर्म परायण होते तो इस खुदाई में किसी बड़े मंदिर और मूर्तियों के अवशेष अवश्य मिलते। तो मोहनजोदड़ो अगर वो धर्मपरायण होते, देखो राजपोषित या धर्मपोषित, राजपोषित का मतलब है वो किसी राजा के द्वारा अनुशासित नहीं थे, वो स्वयं अनुशासित थे। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था कि कोई राजा महाराजा जो है
पूरे राजकाज को चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरा, अगर कोई वहां पर बड़े मंदिर होते, देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती, तो हम कह सकते थे कि वहां का समाज धर्म पोषित भी था। लेकिन ना वहां का समाज जो है धर्म पोषित था, ना राज पोषित था, बल्कि वह स्वयं आत्म अनुशासित थे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक दाढ़ी वाले नरेश की छोटी मूर्ति मिली है, परंतु यह मूर्ति किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र की प्रमाण नहीं कही जा सकती। विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, उसकी सुंदरता, उसकी साफ सफाई, उसकी गलियां, उसका जो है एक सेक्टर की तरह जो है उनके जो घर बने हुए थे, उनका नगर नियोजन इसको बोलेंगे बेटा हम, नगर नियोजन का जो उनका कार्य था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सराहनीय था, जो कि समाज पोषित न होकर, जो समाज पोषित था, राज पोषित या नहीं था। मतलब जो सिंधु सभ्यता थी वो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। वहां के लोग आत्म अनुशासित थे। वो इस बात को अपना कर्तव्य मानते थे कि चाहे मतलब हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमें अपने आसपास साफ सफाई या पानी कितना जो है प्रयोग करना है, या फिर कितनी चीज हमें प्रयोग करनी है, एक दूसरे की जो है आवश्यकताओं को भी वहां के लोग समझते थे। तो इस प्रकार हम इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है पोषित न होकर सब थी। पुरातत्व के क्वेश्चन नंबर 3, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकता ताकत से सभ्यता थी? सिर्फ शब्दों का हेरफेर किया गया है, आंसर वही होगा आपका। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा कि उस पर कोई किसी प्रकार की शक्ति, दबाव या बल नहीं था, वह अपनी समझ से अनुशासित थी, आत्म अनुशासित सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मानवीय एवं अनुशासन प्रिय थे। मानवीय मतलब इंसानियत थी उन लोगों के अंदर, और अनुशासन प्रिय थे। पुरातात्विक जो खोज करते हैं हम, तो उनमें बर्तनों, सोने की सुइयों, मृद भांडों, छोटी नाव, बैलगाड़ी, छोटे छोटे घर, तंग सीढ़ियां, नगर नियोजन, जल व्यवस्था आदि, चाहे वो निकासी की व्यवस्था हो, जल व्यवस्था हो, तो इन मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भाई चाहे मतलब हमारे बर्तन हैं, हमारी बैलगाड़ियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, ये क्या है कि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कि इनके बिना जो है काम नहीं चल सकता। ये जो है मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। औजार मनुष्य के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। अब देखिए, जिसका जो व्यवसाय है तो वो उसी प्रकार के औजार रखेगा, ठीक है ना? तो औजार जो है मनुष्य के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। कृषि एवं पशुपालन ही सिंधु सभ्यता के दो मुख्य व्यवसाय थे। अब जिस प्रकार का व्यवसाय होगा व्यक्ति का, उस प्रकार उसके पास वैसे ही औजार मिलेंगे। तो जैसा आपको पता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यवसाय था वो क्या था, कृषि और पशुपालन था। तो कृषि और पशुपालन के अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही उनके पास औजार मिलेंगे। अब अगर हम संग्रहालय में रखी चीजों को अगर गौर से देखें तो वहां औजार जैसी चीजें तो बहुत रखी हैं, परंतु हथियार कोई नहीं है। हथियार जो है किसकी पहचान होती है बेटा? हथियार होती है राजतंत्र की पहचान। राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए जो है हथियार रखते थे, सेना रखते थे। तो इसलिए वहां किसी सेना की जरूरत ही नहीं थी, ना किसी राजा द्वारा शासित थी सिंधु सभ्यता, इसलिए वहां हथियार थे ही नहीं। राजा और हथियारों का समन्वय एक सामान्य सी बात है। हथियारों और ताकत के बल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अनुशासित किया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वे जीवन में अनुशासन रखते थे, अपने काम धंधे में मस्त रहते थे। यहाँ किसी बड़े राजा की शासन या अनुशासन
राजा के डर से पैदा हो ऐसा यहाँ दूर दूर तक भी नहीं लगता। अपने अपने कार्यों और धंधों से जुड़े लोग समझ से ही अनुशासित हैं, उनको किसी ताकत से अनुशासित नहीं किया जा सकता। पुरातात्विक चिन्हों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो ताकत से शासित नहीं थी, बल्कि वह समझ से अनुशासित थी। यह सच है कि किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पास झांक रहे हैं। इसके पीछे लेखक का क्या आशय है? ये पंक्तियां लेखक ने क्यों कही हैं? क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ओम थानवी? देखिए, समझिए पंक्तियों को। यह सच है। देखो, एक वो घर के सामने खड़े हैं, यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। जैसे पहले यहाँ के, अब कह रहे हैं कि जो खंडहर हैं उनकी जो टूटी फूटी जो सीढ़ियां हैं वो आपको कहीं नहीं लेकर जा रही, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। मतलब टूट तो अधूरी कहीं नहीं लेके जाएंगी, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर, जब उन अधूरे पायदानों पर ही खड़े होकर, अधूरी सीढ़ियों पर ही खड़े होकर हमें महसूस होता है कि हम दुनिया की छत हैं। और वहां से दूरों से अनुमान भी लगा रहे हैं, ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि यहाँ भूतकाल में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई होंगी, या ये जो घर है ये कैसे रहे होंगे, कैसे यहाँ रसोई बनती होगी, कैसे यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। तो हम इतिहास से पार भी झांक सकते हैं उन खंडहरों को देखकर। तो ये है बेटा पंक्तियां। अब आंसर, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आंसर समझ नहीं आएगा। तो लेखक ओम थानवी अपनी यात्रा के समय क्या है, मोहनजोदड़ो नगर की सड़कों, गलियों और घरों में घूमते हैं। वे वहां की एक एक चीज को देखकर तत्कालीन समय की अनुभूतियों से जुड़ना चाहते हैं, समय की महसूस करना कि गढ़ महाकुंभ, स्तूप, गढ़ महाकुंड और स्नानगार को देखने के पश्चात उन्होंने वहां पर क्या देखा? स्तूप देखा। वे घरों में प्रवेश करते हैं तो वे घरों को देखकर भावुक हो जाते हैं, इमोशनल। ऐसे ही इन घरों को बताया गया है। तो इन एक कहते हैं कि यहाँ की सभ्यता भले अजब घरों में रहा हो, लेकिन शहर जहां था वह अब भी वहां है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। यह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की देह पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं कि बेशक यहाँ पर आज वो चीजें नहीं है जो कभी हुआ करती थी, या यहाँ का सारा जो सामान है आज संग्रहालयों की शोभा बन गया है, लेकिन फिर भी यदि हम आज भी किसी की खिड़की में देखते हैं, पर खड़े होकर देखते हैं, तो हम खाने की गंध को महसूस कर सकते हैं। यहाँ शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर यदि हम किसी सुनसान मार्ग को सुने, तो आज भी जो है बैलगाड़ियों की रुनझुन हम सुन सकते हैं, जिसे अपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंगों में हमने देखा है।
सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम महसूस करते हैं कि हम जो है दुनिया की छत पर हैं, और वहां से हम सिर्फ इतिहास को ही नहीं देख रहे बल्कि इतिहास के पार भी देख रहे हैं। अब वो खंडहर क्या है, इतिहास बन गए हैं। लेकिन उन खंडहरों के देखने से तो हम उस समय का भी अनुमान लगा रहे हैं जब सिंधु सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो किस प्रकार यहाँ लोग भोजन बनाते होंगे, कैसे यहाँ बैलगाड़ियां दौड़ती होंगी, कैसे यहाँ व्यापार होता होगा, तो इन सारी चीजों का अनुमान भी हम लगाते हैं। इस कथन के पीछे लेखक का आशय है कि टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर हम दुनिया को देख सकते हैं, अर्थात विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। किसी प्रकार का कोई दिखावा इस सभ्यता के अंदर नहीं है। इसलिए सिंधु सभ्यता के माध्यम से विश्व सभ्यता को हम देख सकते हैं। खंडहरों से मिले अवशेषों और इन टूटे फूटे घरों से केवल सिंधु सभ्यता का इतिहास ही नहीं देखा जा सकता, बल्कि उससे आगे, कहीं आगे मानवता को भी हम देख सकते हैं। कि सिर्फ हम इन खंडहरों को ही नहीं देख रहे, इनमें रहने वाली सभ्यता के भी हम दर्शन कर रहे हैं, यानी कि सभ्यता के पार भी हम देख रहे हैं। ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि महानगर आज केवल खंडहर बनकर रहे, महान सीट पर किसी इतिहास की खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभी मानवीय समाज को देखना चाहते हैं। सिर्फ हम यही खोज नहीं करना चाहते कि ये खंडहर क्यों बन गई, ये महानगर आज खंडहर क्यों है, किस प्रकार की स्थिति में है, तो हम इनके पार भी देख रहे हैं कि जब यह सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर होगी तो यह सभ्यता कैसी होगी, उसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए बेटा। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज है हमारे पास, गवाह है उसके भी। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए कि ये जो टूटे फूटे खंडहर हम आज देख रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के, तो इसके ये खंडहर जो है सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय का भी दस्तावेज होते हैं। जो धड़कती हुई जिंदगियां हैं जिनको हमने नहीं छूकर देखा, लेकिन हम आज उनको महसूस कर रहे हैं, ऐसे पल। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। सिंधु सब घाटी की खुदाई में मिले स्तूप, गढ़, स्नानागार, टूटे फूटे घर, चौड़ी और कम चौड़ी सड़कें, गलियां, बैलगाड़ियां, सोने की सुइयां, छोटी छोटी नावें किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास कही जा सकती है। यानी कि किसी भी सामान को देखकर किसी भी सभ्यता के हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह सभ्यता या संस्कृति कैसी रही होगी। तो इन टूटे फूटे घरों के खंडहर उस सभ्यता की ऐतिहासिक कहानी बयान करते हैं। वही इतिहास को बताते हैं कि इस सभ्यता का इतिहास कैसा रहा है। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, औजार आदि चीजें उस सभ्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नापने का बहुत बढ़िया औजार हो सकते हैं, बहुत बढ़िया औजार हो सकते हैं। वहां की उसके इतिहास को हम जान सकते हैं उस सभ्यता की चीजों के द्वारा। परंतु मोहनजोदड़ो के टूटे फूटे घर अभी इतिहास नहीं बने हैं। इन घरों में अभी भी धड़कती जिंदगियों का एहसास होता है। संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा सामान भले ही अजायब घरों में रख दिया गया हो, परंतु शहर अभी भी जहां है वहां, जहां कभी था वहीं पर है। अभी भी आप इस शहर की किसी दीवार के साथ पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वे घर अब चाहे खंडहर बन गए हों, परंतु जब आप इन घरों की देहरी पर कदम रखते हैं तो आप थोड़े सहम जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी किसी का घर रहा होगा।
अब किसी के घर में अनाधिकार से प्रवेश करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है कि जैसे ही किसी घर के में एंट्री आप करेंगे थोड़ा सा सहम जाएंगे। क्यों होता है ऐसा महसूस कि ये भी किसी का घर रहा होगा, ऐसा सोचकर, और बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की आज्ञा के हम किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप किसी रसोई की खिड़की के साथ खड़े होकर इसमें पकते पकवानों की सुगंध को भी महसूस कर सकते हैं। सभी सड़कों के बीच से गुजरती बैलगाड़ियों की रुनझुन की आवाज भी हम आज सुन सकते, महसूस कर सकते हैं। ये सभी घर टूटकर खंडहर बन गए हैं, परंतु इनके बीच से गुजरती जो साए साए करती हवा है आपको कुछ कह जाती है। अब ये सब घर एक बड़ा घर बन गए हैं, सब एक दूसरे में खुलते हैं। लेखक का मानना है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक चेहरा और संस्कार भी होता है। कि सिर्फ हम ये नहीं है कि ईंटों से और मिट्टी से ही घर बन जाता है उसको घर कहेंगे। हर घर का एक चेहरा और एक संस्कार भी होता है। कितनी सुंदर बात है कि हर जो घर है वो उस घर का एक पहचान होती है, संस्कार होते हैं। तो भले ही वह 5,000 साल पुराना घर क्यों न हो, इस प्रकार लेखक इन टूटे फूटे खंडहरों से गुजरते हुए इन घरों में किसी मानवीय संवेदना का स्पर्श करना चाहता है। इस प्रकार का कहा जा सकता है कि जो टूटे फूटे खंडहर हैं वो सभ्यता और संस्कृति के इतिहास होने के साथ साथ धड़कती हुई जिंदगियों के समय का भी दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं कि इनमें भी जो है कभी जिंदगियां धड़कती होंगी। तो इस पाठ में प्रश्न नंबर 6 है। इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो का वर्णन जो है आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो आपने देखा हो, जैसे मान लीजिए कुरुक्षेत्र है, एक प्रसिद्ध जो है ऐतिहासिक स्थल है, तो इसके बारे में बेटा आप वर्णन कर सकते हैं। तो ये आप स्वयं करेंगे कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल को जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा है, तो किसी भी ऐतिहासिक स्थल का जो है वर्णन करना है आपने। चाहे वो आपका ताजमहल भी हो सकता है, कुरुक्षेत्र भी हो सकता है कि कुरुक्षेत्र में आपने क्या क्या देखा, क्या नहीं, क्या आपको सबसे अच्छा लगा। तो इस प्रकार जो है गहराई से किसी भी स्थल का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 7, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी। बेजोड़ निकासी मतलब पानी की जो निकासी थी, व्यवस्था थी, उसको देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब जो है लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में है। क्या हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? भाई लेखक तो जल संस्कृति कहता है, तो क्या आप लेखक ओम थानवी के पक्ष में है या विपक्ष में है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के महानगर मोहनजोदड़ो की जो जल व्यवस्था थी उसमें क्या है बेटा, जल व्यवस्था में स्तूप के टीले से दाईं तरफ लंबी गली के आगे एक महाकुंड है। जो स्तूप बना था टीले पर, बहुत ऊंचे टीले पर, उससे दाईं तरफ, स्तूप से दाईं तरफ लंबी के आगे एक महाकुंड है। यह भी पता चला है कि इस गली को देव मार्ग कहा जाता था। जो ये लंबी गली थी, महाकुंड था जहां पर, उस गली को देव गली कहा जाता था। माना यह भी जाता है कि सिंधु सभ्यता में स्नान जो है किसी अनुष्ठान का अंग होता था। यह कुंड करीब, जो महाकुंड, जिस महाकुंड की बात, और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है। तो जो महाकुंड बना हुआ है वो 40 फुट लंबा, 25 फुट गहरा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इस कुंड के उत्तर और दक्षिणी दिशा में सीढ़ियां नीचे कुंड में उतरती हैं। उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां नीचे कुंड में उतरती हैं। इस कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर दिशा में दो पंक्तियों में 8 स्नान घर है। जो उत्तर दिशा है, 3 तरफ तो साधु कक्ष बने हुए हैं
और उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर बने हुए हैं। इनके दरवाजे एक दूसरे के सामने न खुलकर सीधे खुलते हैं। ये स्नानागार सिंधु सभ्यता की वास्तुकला के अनूठे नमूने हैं। मतलब ऐसे स्नानागार कहीं भी नहीं मिलते जैसा ये है। जो स्नानागार यहाँ सिंधु सभ्यता में बनाया गया, इस प्रकार का अनूठा जो है स्नानागार कहीं भी नहीं मिलता। इस कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है। पक्की ईंटों से यह कुंड बनाया गया है। ईंटों के जमाव के कारण न तो कुंड का पानी जमीन में रिसता है और न ही अशुद्ध जल कुंड में प्रवेश करता है। कुंड के पार्श्व में बराबर की दीवार के साथ ही दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी भरने के लिए एक तरफ कुआं बनाया गया है। क्योंकि दोहरे घेरे वाला यह एकमात्र कुआं है, इसलिए इस कुएं को पवित्र कुआं माना जा सकता है। कुंड से बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई है। पानी बाहर निकालने के लिए इन नालियों की खास बात यह है कि ये ऊपर से पक्की ईंटों से ढकी हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो नगर में सड़क के दोनों ओर घर है, परंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता है। पहले मुख्य गली में प्रवेश करना पड़ता है, इसके बाद घर की गली में, और फिर घर में प्रत्येक घर में एक स्नान घर है। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर होदी में आता है और फिर बड़ी नालियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियां ऊपर से खुली हैं, परंतु अधिकतर नालियां ऊपर से बंद हैं, अर्थात ढकी हुई हैं। नगर में इमारतों के बाहर कुओं का प्रबंध है। ये कुएं पक्की ईंटों से बने हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता विश्व में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। अकेले मोहनजोदड़ो में 700 कुएं हैं। इस प्रकार मोहनजोदड़ो में पानी की व्यवस्था सभ्य समाज की पहचान है। और लेखक द्वारा जो ये प्रश्न उठाया गया है कि भाई हम इसे जल संस्कृति कह सकते हैं, तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि यह एक जल संस्कृति थी। तो बच्चों, आज का जो है पाठ यही समाप्त होता है। तो इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।